वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक की सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे हमारे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको सबसे पहले तो अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि ये हमारा किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ओके, पार्ट ए को देखते हैं। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो देखिए नाइट्रोजन गैस है बेटा हमारी। तो नाइट्रोजन गैस जब हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है एट 773 केल्विन ऑफ टेम्परेचर इट फॉर्म्स अमोनिया। ये NH3 को फॉर्म कर रहा है जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और देन हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 नाइट्रोजन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। बाय प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी कि N2 व्हेन रिएक्टेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और अब आप लोग जरा इसको देखिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारे कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा रिएक्शन कौन सा कहलाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा सोल्यूशन है जब हमारे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिटिक एसिड आपका क्या होता है बेटा, CH3COOH। ओके, जब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है बेटा, ये सोडियम एसीटेट को फॉर्म करता है, दैट इज CH3COONA प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल जाता है, वाटर यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहले हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक कॉमन रूल का यूज़ करेंगे बैलेंसिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 सोडियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 सोडियम का एटम है। अब हमारा मेटल बैलेंस हो गया, हम लोग नॉन मेटल को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है। कितने एटम है, 2 कार्बन के एटम है। और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 2 एटम है। तो देखिए हमारा कार्बन भी बैलेंस है कि नहीं है, बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देख लो, देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 2 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 इधर और 1 इधर, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारी एक्वस सोल्यूशन है जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, CH3COONA को। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई बेटा हमारी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए सोडियम हमारा क्या था बेटा, सोडियम हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट को बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इथेनॉल इज वार्म विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि इथेनॉल आपका क्या होता है बेटा, C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है बेटा। जब ये आपका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए इथेनोइक एसिड आपका होता है CH3COOH, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेटा जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है बेटा आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और ये वाटर को रिलीज कर देता है, क्या कर देता है, वाटर को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, एथिल एसीटेट, दैट इज CH3COOC2H5, और प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल जाता है बेटा, वाटर रिलीज हो जाता है। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, और फिर जो है किस टाइप की रिएक्शन है ये बतानी है। ओके, तो यहाँ पे बेटा सेम हम लोग रूल यूज़ करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे मेटल तो कोई है नहीं, हम लोग जो है नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 3 एटम हैं, अब प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा कार्बन का 1 ही एटम 2 ही एटम, तो 3 एटम हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए कार्बन के एटम हमारे बैलेंस हो गए। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने हाइड्रोजन के एटम को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 5 1 6 3 9 और एक 10, हमारे पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें बेटा, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, जरा आप लोग देखिए। हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 3 + 5 8 + 2 10 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 10 एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और 10 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब हम लोग जो है ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम ये और एक ये, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, C2H5OH जब हमारा CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा आपका, ये CH3COOC2H5 की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। तो ये तो हमारी बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे बेटा देखिए इथेनॉल हमारा क्या होता है बेटा, बेस होता है, और इथेनोइक एसिड बेटा हमारा एसिड होता है। तो एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेटा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक तो ये क्या हो गया बेटा आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपके ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हमारा ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी है। अब ये बेटा ईस्टर हम लोगों ने कैसे पहचाना, तो अगर बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा COO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ईस्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि एथीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज्ड हीट एंड लाइट। ओके, तो देखिए एथीन हमारा क्या होगा बेटा, C2H4 जब हमारा ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जा रहा है तो ये CO2 की फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत सारी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हम लोगों को ये बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है बेटा, प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन का एटम है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन के देखिए हमारे पास 4 एटम रिएक्टेंट साइड हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 2 एटम है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं बेटा। देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 × 2 4 और 2 6, हमारे पास प्रोडक्ट साइड बेटा ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है,
रिएक्टेंट साइड बेटा बस हमारे पास 2 ही एटम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी कि C2H4 व्हेन रिएक्टेड विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस यहाँ पे आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बेटा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ओके, अब बोल रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ इसका कंबंशन कर रहे हैं, तो ये हमारी कंबंशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी कंबंशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कहीं कहीं पे बेटा आप लोगों को इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी देखोगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हो रहा है, तो आप लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको जो है इक्वेशन गिवन है, हम लोगों को इनको बैलेंस करना है और फिर उसके बाद बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्माइट रिएक्शन, आयरन थायराइड ऑक्साइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए आयरन थायराइड ऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, कि आयरन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या बनेगा बेटा, Fe2O3। ठीक है, तो ये Fe2O3 जब बेटा आपका एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, Al2O3 की फॉर्मेशन कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए बेटा एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या आएगा, Al2O3, प्लस यहाँ पे आपका आयरन जो है मोल्टन फॉर्म में डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए बेटा हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर उसके बाद बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 आयरन के एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 आयरन का एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 एल्युमिनियम का एटम है, प्रोडक्ट साइड 2 एल्युमिनियम के एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, Fe2O3 व्हेन रिएक्टेड विद 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम इट फॉर्म्स Al2O3 प्लस 2 एटम्स ऑफ आयरन। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमसे बोल रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया, उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम जो कि हमारा सॉलिड था, हमारा नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड को। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी 3, क्या फॉर्म करेगा बेटा, Mg3N2। बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई, हाँ ना में जवाब दीजिए। अब हमसे बोल रहा है कि बेटा आपको इसको बैलेंस करना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 मैग्नीशियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा 3 मैग्नीशियम के एटम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बेटा हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमसे बोल रहा है कि किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके आपका सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। तो देखिए बेटा क्लोरीन गैस जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, तो देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 बेटा, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, Ki। ओके,
तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये क्या बना रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, KCl बना रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा I2 बन रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, देन बताओ कि किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास पोटेशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम का एक एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्लोरीन का सिर्फ एक एटम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही बेटा हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 पोटेशियम के एटम हो गए, रिएक्टेंट साइड एक था, हम लोग अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग देखो आयोडीन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया, भाई रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास दो आयोडीन के एटम और प्रोडक्ट साइड भी 2 आयोडीन के एटम। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा, Cl2 व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स 2 KCl प्लस आयोडीन। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगेन आपका एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करके KCl बना रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट। तो देखिए बेटा इथेनॉल जो है आपका C2H5OH, ठीक है, जब हम लोग जो है बेटा इसको एयर में बर्न करते हैं तो ये CO2 फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, प्लस यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो CO2 और H2O की फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इक्वेशन को तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन का एटम है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा कार्बन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग देखें तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 और 3 7 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और 1 7 हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी कि C2H5OH व्हेन रिएक्टेड विद 3 moles of oxygen gas it forms 2 molecules of CO2 प्लस 3 molecules of water प्लस यहाँ पे बेटा हमारी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बर्निंग कर रहे हैं तो आपका ये कंबंशन रिएक्शन भी होगा और या फिर ये हमारा क्या हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने देखा था इसी तरीके का क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों होगा। देखिए यहाँ पे बेटा अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो आपका क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग इसको कंबंशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को कुछ कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स जो हैं x और y के नाम पे गिवन है, हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि बेटा x और y क्या होगा। तो देखिए बेटा लेड आयोडाइड आपका क्या होता है बेटा, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है बेटा, आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो x आपका क्या होगा बेटा, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा भाई। और अगर बेटा हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या होगा बेटा, ये आपकी एक्वस सोल्यूशन होगी। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर नाइट्रेट को बनाता है और X की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमको सबसे पहले तो बताना है कि ये X क्या होगा, ठीक है। तो देखिए X हमारा क्या होगा बेटा, कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया
ठीक है, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में था। तो इसने क्या बनाया बेटा, इसने आपका कॉपर नाइट्रेट बनाया, ठीक है, जो कि आपका क्या था बेटा, एक्वस फॉर्म में था। और इसने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो X होगा, अब देखिए इसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे सिल्वर के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड, 2 एटम। तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सिल्वर के कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आपका जो बेटा X होगा दैट इज 2 एटम्स ऑफ सिल्वर, जो कि हमारे सॉलिड फॉर्म में है। ओके, अब हम लोग जो अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं कि जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक सल्फेट को फॉर्म कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये किस स्टेट में होगा, और हमारी हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा और हमारा जिंक सल्फेट किस फॉर्म में होगा। तो बेटा अगर हम लोग जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट हमारा X है, जो कि हमारा किस फॉर्म में होगा बेटा, ये आपकी एक्वस सोल्यूशन होगी। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। और वहीं पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें बेटा, जो कि आपका Y है, तो ये Y आपका क्या होगा बेटा, ये गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, तो ये डायरेक्टली बेटा आप लोग जो है रिएक्शंस में पढ़ चुके हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग X प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे बेटा ये X क्या होगा, तो X बेटा आपका हीट होगा। ये देखिए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच एमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको ये बताना है कि कौन सा चेंज एक्सोथर्मिक चेंज होगा और कौन सा चेंज जो है हमारा एंडोथर्मिक होगा। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो देखिए बेटा फेरस सल्फेट जो कि हमारा FeSO4 है, इसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो है हीट को प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये फेरस सल्फेट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये खुद कौन सा नेचर का होगा, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो देखिए बेटा डिसोल्यूशन, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। तो देखिए बेटा स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा, इसको डाइल्यूट फॉर्म में कर रहे होंगे। अगेन हम लोग बेटा जब डाइल्यूट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो बेटा अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो खुद ठंडा रहा होगा, मतलब ये हमारा एंडोथर्मिक नेचर को शो करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है बेटा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आई होप आप लोग अगर इस 2 पॉइंट को याद रखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए 4NH3 जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये 4NO प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NH3 से बेटा क्या हुआ, NO बना, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम डिलीट हो गए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहा होगा बेटा, दैट इज अमोनिया NH3। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि वाटर जब हमारा फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये HF बना रहा है और HOF बना रहा है। तो हमको बताना है बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए F2 से बेटा आपका क्या बना, HOF बना, F2 से आपका क्या बना, HOF बना। देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एक एटम हेड है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे बेटा आपका ऑक्सीडेशन हुआ है
तो F2 आपका खुद क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज फ्लोरीन। अब हम लोग जो अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो आयरन ऑक्साइड जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे हमको बताना है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए CO से बेटा आपका क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो एक ऑक्सीजन के एटम का एडिशन हो रहा है, तो ये आपका क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा आपका क्या होगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं। हाइड्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए H2 के साथ क्या जुड़ गया बेटा, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ये क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। तो यहाँ पे बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपका होगा हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है गिवन रिएक्शंस में। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम का डिलीशन या हाइड्रोजन के एटम्स का एडिशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपनी फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो Pb3O4 जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये PbCl2 Cl2 और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी रिएक्शन में देखें तो Pb3O4 से PbCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो रहे हैं। तो बेटा ये खुद क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा। और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन होगा बेटा, Pb3O4। ओके, तो देखिए बेटा अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम में बेटा क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का एटम ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये ऑक्सीडेशन इसका हुआ तो खुद ये क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। लेकिन हमको क्या बताना है बेटा, हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन से अगर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो बेटा ये हमारा क्या रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो आपका जो ऑक्सीजन है बेटा, जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बेटा, बिकॉज ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्लास 11th में जब आप लोग आओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ से आप लोग जो है इसको बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है और कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा जिंक से ये जिंक सल्फेट बना। ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के एटम ऐड हुए कि नहीं हुए। तो अगर ऑक्सीजन के एटम ऐड होंगे तो बेटा ये ऑक्सीडेशन होगा। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट अपन लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो देखिए कॉपर सल्फेट से बेटा जब ये कॉपर बना तो ऑक्सीजन के एटम डिलीट हुए, तो इसका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दैट इज कॉपर सल्फेट। ओके, अब हम लोग जो है डी पार्ट को देखते हैं। तो V2O5 जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 एटम्स ऑफ V बना रहा है प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो बेटा V फॉर वेनेडियम होता है। ओके, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको रिएक्शन दे दी गई है। हम लोगों को क्या बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लें बेटा रिडक्शन किसका हुआ है। तो देखिए V2O5 से बेटा क्या बना, V बना। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम डिलीट हुए कि नहीं हुए। तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है बेटा वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दैट इज V2O5। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं दैट इज E।
तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो देखिए H2O से बेटा आपका H2 बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ भाई। ऑक्सीजन का डिलीट होना बेटा क्या होता है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुआ तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, वाटर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से बेटा कॉपर का बनना, देखिए ऑक्सीजन का एटम डिलीट हुआ बेटा, तो ये आपका क्या रहा होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए सोडियम बेटा आपका वैलेंसी 1, कार्बोनेट की बेटा वैलेंसी आपकी 2, तो क्या बनेगा आपका Na2CO3। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज HCl। इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, NaCl होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, तो देखिए सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा आपका HCO3 होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, NaHCO3, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, हम लोगों को बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास 2 सोडियम के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास 2 सोडियम के एटम है, ठीक है। अब हम लोग बेटा जो है अपने नॉन मेटल को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 क्लोरीन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 क्लोरीन का एटम है, ठीक। रिएक्टेंट साइड बेटा 1 कार्बन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन का एटम है, ठीक है। बचा क्या हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 3 ऑक्सीजन के एटम है। रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास 1 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड भी 1 हाइड्रोजन है। तो हमारी ऑलरेडी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो Na2CO3 when reacted with HCl it forms NaCl प्लस NaHCO3। ओके बेटा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। बी पार्ट को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अभी मैंने आपको बताया था NaCO3 ऑन रिएक्शन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, NaCl फॉर्म कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है, प्लस आपका CO2 बना रहा है, ठीक है। तो बेटा आप लोग जो है इस रिएक्शन को जरा चेक करो और बताओ मुझे क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे जहाँ तक लग रहा है बेटा ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो है कमेंट में बताना कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है, ओके। अब हम लोग जो है बेटा अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस आयोडाइड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो बेटा कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, दैट इज CuSO4। ये जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज Ki, इट फॉर्म्स, है ना, ये क्या फॉर्म करता है बेटा हमारा, ये Cu2I2 फॉर्म करता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, प्लस आयोडीन गैस की फॉर्मेशन होती है, आयोडीन गैस बनती है और हमारा क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 पोटेशियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 पोटेशियम के एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा देखिए हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 कॉपर है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 कॉपर है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा कॉपर बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या बेटा हमारा, आयोडीन और सल्फेट। तो देखिए बेटा अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 आयोडीन है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 आयोडीन है।
तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से थोड़ी ना करेंगे। तो जब बेटा यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 आयोडीन हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड भी 4 आयोडीन हो जाएंगे। लेकिन पोटेशियम अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 4, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 ही हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 4 पोटेशियम के एटम हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग सल्फेट को देख लेते हैं। तो बेटा सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड हैं और 2 मॉलिक्यूल क्या है बेटा, आपके प्रोडक्ट साइड है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बेटा हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स Cu2I2 दैट इज क्यूप्रस आयोडाइड प्लस आयोडीन गैस। बेटा ये आपकी गैस है, ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये आपका क्या बन रहा है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. तो देखिए बेटा पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर नाइट्रेट बेटा AgNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है, एक इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका AgCl बनेगा और क्या बनेगा बेटा, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि केमिकल रिएक्शन लिखो, तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दी और ये बता दो कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग जरा देखो अच्छे से। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई देखिए पोटेशियम नाइट्रेट के पास चला गया और सिल्वर क्लोरीन के पास चला गया, तो बेटा देखिए आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हमारा फेरस सल्फेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमको एक ओडोर मिलती है। ठीक है, तो हमको इसकी केमिकल रिएक्शन बताना है और कौन सी टाइप की हमारी रिएक्शन है ये बताना है। तो देखिए बेटा फेरस सल्फेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, इसकी ओडोर जो होती है बेटा ये रॉटन एग्स की तरीके से होती है। ये कैसी होती है, आपकी सड़े हुए अंडे की तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई डू फायर फ्लाइज ग्लोज एट नाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फायर फ्लाई होती हैं वो रात में चमकती क्यों हैं। आप लोगों ने जुगनू देखे होंगे, जुगनू क्यों चमकते हैं। तो देखिए फायर फ्लाइज ग्लोज एट नाइट बिकॉज दे कंटेन या दे प्रोड्यूसेस अ स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज ल्यूसीफरेस। तो बेटा जितने भी आपकी फायर फ्लाइज होती हैं ये अपने पास क्या रखती हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम को रखती हैं दैट इज कॉल्ड ल्यूसीफेरेस। अब ये जो ल्यूसीफेरेस एंजाइम होता है आपका बेटा, इसके अंदर जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता रहता है, आपका जो मैग्नीशियम है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है। अब ये आपका जो है ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम जैसे ही आपका बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये केमिकल रिएक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जितनी भी बेटा आपकी फायर फ्लाइज हैं दे ग्लो एट नाइट। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना ऑफ ग्लोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो देखिए ये जो बेटा हमारा फिनोमेना है जिसमें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करके चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसी तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड। अंडर व्हाट कंडीशंस डू दीज ग्रेप्स फर्मेंटेड? इज इट अ केमिकल चेंज और ए फिजिकल चेंज? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो ग्रेप्स होते हैं आपके, जब तक ये आपके प्लांट्स में लटके रहते हैं तब तक तो ये पकते नहीं हैं। फर्मेंटेड का मतलब होता है बेटा पकना, और जैसे ही हम लोग इनको तोड़ते हैं वैसे ही ये पक जाते हैं। तो आपको ये बताना है बेटा क्वेश्चन में कि क्या ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, और किस कंडीशन में हमारे जो ग्रेप्स हैं ये फर्मेंटेशन को शो करते हैं। आखिर कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ग्रेप्स जो है पक जाते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ग्रेप्स ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बिकॉज ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। तो बेटा जब तक हमारे ग्रेप्स जो हैं ये हमारे प्लांट्स में लगे रहते हैं तब तक ये हमारे फर्मेंटेशन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्लांट का, उसकी वजह से हमारा जो ग्रेप है वो फर्मेंटेशन को शो नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो ग्रेप्स है उसको हम लोग प्लग करते हैं तो देखिए हमारे जो ग्रेप्स होते हैं बेटा ये यीस्ट के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? फर्मेंटेशन को शो करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। जो बेटा आपका फर्मेंटेशन होता है केमिकल चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे बेटा आपका जो चेंज है भाई, आपका अगर एक बार ग्रेप पक जाएगा तो वापस से कच्चा थोड़ी ना हो पाएगा, तो दैट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए हमारा क्या है, ये केमिकल चेंज है। और किसकी वजह से हमारा ग्रेप जो है फर्मेंटेशन को शो करता है? तो जैसे ही हम लोग उसको प्लग करते हैं ये यीस्ट के साथ रिएक्ट करके फर्मेंटेशन कर लेता है। ठीक है, और शुगर जो है बेटा हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच एमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज? तो क्वेश्चन में बेटा हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हमको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? एवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल। तो एवोपोरेशन बेटा हमारा फिजिकल चेंज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? बर्निंग ऑफ एलपीजी। मैंने आप लोगों को बताया बेटा जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो ये CO2 और H2O को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो दिस इज ए केमिकल चेंज। ये हमारा क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट। तो बेटा हम लोग अपनी आयरन रॉड को जब हीट करते हैं और वो लाल हो जाती है तो ये कौन सा चेंज है भाई? अगर हम उसको बंद कर देंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। ये क्या है भाई? फिजिकल चेंज है कि नहीं बेटा? हाँ ना में जवाब दो। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो बेटा हम लोग जब मिल्क से दही बनाते हैं तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ये हमारा क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, दैट इज सब्लाइमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड का बेटा सब्लाइमेशन करते हैं तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि बेटा सब्लाइमेशन हमारा क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंजेस बेटा आपके रिवर्सिबल होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, और केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? जब हम लोग कुछ मेटल्स के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको कुछ दिखाई देता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। तो जब हम लोग बेटा सिल्वर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि बेटा सिल्वर जो होता है हमारा वेरी लेस रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अगर आप लोगों ने बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैप्टर के नोट्स जरूर पढ़िएगा जा करके, बिकॉज वहाँ पे मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई है और पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कराया है। तो आप लोग जो है आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ओके, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? दिस इज बिकॉज सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा। बी पार्ट को देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। तो देखिए बेटा एल्युमिनियम को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है।
तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है हमारी दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड बी हाईली एक्सप्लोजिव। तो देखिए सोडियम बेटा जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बेटा हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो बेटा क्योंकि हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जिसकी वजह से जो है जो हमारी रिएक्शन होती है डैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हमारे रिएक्शन में बेटा हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि हम लोग सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही बेटा ये जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है बेटा तुरंत ये बर्न करने लगता है। ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना एक्सप्लोजिव होता है। ओके, लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज डी। सम बबल्स ऑफ ए गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस विद सूटेबल रीजन। तो बेटा देखिए लेड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है इसकी वजह से क्या होते हैं बेटा आपके बबल्स की फॉर्मेशन होती है। सो व्हेन लेड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो बेटा जब हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, अ सब्सटेंस X which is an oxide of a group of second element is used intensively in the cement industry. This element is present in the bones also. On treatment with water it forms a solution which turns red litmus blue. Identify X and also write the chemical reaction involved. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को एक X एलिमेंट गिवन है जो हमारा सीमेंट में यूज़ हो रहा है और बोन्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये सब्सटेंस X क्या है और फिर हमको ये बताना है बेटा कि रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हो रही है। साथ ही साथ क्या बता दिया गया बेटा, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आपका जो एलिमेंट होगा बेटा दैट इज़ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का यूज़ बेटा हम लोग सीमेंट में भी करते हैं और हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो देखिए कैल्शियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है बेटा, जो कि हमारा क्या होता है बेटा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ओके, ये बेटा आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपका जो X एलिमेंट होगा बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड रहा होगा। ओके, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट में कि हमारे जो बेस होते हैं बेटा ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारा रेड लिटमस होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑल्सो क्लासीफाई देम। तो बेटा हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमको जो है बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हमको बेटा जो है किस टाइप की रिएक्शन है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लेड एसीटेट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड। तो बेटा देखिए लेड हमारा क्या होता है बेटा दैट इज Pb, है ना। एसीटेट हमारा क्या होता है बेटा CH3COO। ठीक है, तो देखिए लेड की बेटा वैलेंसी 2 होती है, एसीटेट की वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा क्या बनेगा बेटा PbCH3COO का होल ट्वाइस। जब ये बेटा हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, लेड क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है दैट इज PbCl2, है ना। एंड एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो हमको सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हमको क्या करना है बेटा, हमको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेड को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास लेड का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास लेड का एक एटम है। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड बेटा एक क्लोरीन एटम है, प्रोडक्ट साइड अपन लोगों के पास 2 क्लोरीन के एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्लोरीन बैलेंस हो गई बेटा। अब हम लोग जो है कार्बन को देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 2 कार्बन ये है बेटा और 2 2 जा 4। एक्चुअल में हमारे पास 4 कार्बन के एटम है रिएक्टेंट साइड।
प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा सिर्फ 2 ही कार्बन के एटम है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे कार्बन के एटम बैलेंस हो गए भाई। अब हमारे पास 4 कार्बन के एटम हो गए प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग जो है ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास कितनी ऑक्सीजन है, हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड बेटा 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास कितने ऑक्सीजन के एटम है बेटा, 4 ऑक्सीजन के एटम है। देखिए 2 ये हैं और 2 2 जा 4। तो देखिए ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई बेटा, ठीक है। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया बेटा, लेड हमारा बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए बेटा हम लोग अपने हाइड्रोजन के एटम को देख लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 2 जा 6 और 2 8 एटम हाइड्रोजन के हैं। और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कितने एटम है, 3 + 1 4 और 4 2 जा 8 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के हैं। तो देखिए हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो PbCH3COO का होल ट्वाइस व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स PbCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। अब यहाँ पे बेटा आप लोग जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लेड जो है हमारा, आप लोग देख पा रहे होगे बेटा कि लेड जो है हमारा बेटा क्लोरीन के पास चला जा रहा है और ये हाइड्रोजन जो है बेटा इस एसीटेट के पास चला जा रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बैलेंसिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये आपकी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके, कंफ्यूज मत होना। अब हम लोग जो अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोडियम मेटल जब हमारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा C2H5OH के साथ, तो ये सोडियम एथॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा दैट इज C2H5ONa प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और देन बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सोडियम का 1 एटम है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 2 एटम है बेटा, ठीक। अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड जो है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 5 to 7 एटम्स हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 ऑक्सीजन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 ऑक्सीजन का एटम है। मतलब हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पे बेटा 7 है। तो हम लोग इसको इवन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं भाई। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड 12 हाइड्रोजन के एटम हो गए कि नहीं हो गए, 2 5 जा 10 + 2 12 हो गए कि नहीं हो गए। और यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 1 6 और 6 2 जा 12, तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 12 हाइड्रोजन के एटम हो गए। अब जरा बेटा हम लोग जो है बाकी दूसरे एटम्स को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 4 एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 4 एटम, ठीक। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखिए प्रोडक्ट साइड यहाँ पे हमारे पास सोडियम के 2 एटम हो गए, तो रिएक्टेंट साइड हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बेटा हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी कि 2 एटम्स ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद इथेनॉल, है ना, इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, तो सिंपल सी बात है, सोडियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये एथेनॉल से क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या बना रहा है बेटा, आपका सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, आपका एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। तो आयरन का 3rd ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए बेटा आयरन का 3rd ऑक्साइड आपका क्या होगा, दैट इज Fe2O3, ठीक है।
जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, आपका आयरन फॉर्म कर रहा है और CO2 गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, गैस है। हमको क्या करना है बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 आयरन के एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 आयरन का एटम है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 कार्बन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन का एटम है, तो कार्बन तो बैलेंस है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें बेटा, तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे। भाई हम लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। देखिए बेटा, अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए। अब रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 एटम है और 1 4। यहाँ पे बेटा अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास जो है बेटा हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और साथ ही साथ हमारा कार्बन जो था बेटा, इसके 3 एटम रिएक्टेंट साइड और 3 एटम प्रोडक्ट साइड, तो देखिए हमारा कार्बन भी बैलेंस रहा। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fe2O3 व्हेन रिएक्टेड विथ 3 एटम्स ऑफ CO इट फॉर्म्स 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी ये किस टाइप की रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग बेटा रिएक्शन को गौर से देखिए तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन एटम कम हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एक ही रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो बेटा ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई और ये आपका क्या हो गया बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S जो कि हमारी गैस है बेटा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रही है बेटा, ये आपके सॉलिड सल्फर को फॉर्म कर रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, वाटर निकल रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 सल्फर है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 सल्फर का एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड 1 ही ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन को देखिए, भाई रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा सल्फर। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 सल्फर के एटम है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई बेटा। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, 2 molecules of H2S gas when reacted with O2 gas, ठीक है, it forms 2 molecules of sulfur plus 2 molecules of water। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग देखें कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे बेटा आप लोग देखिए O2 से आपका क्या बन रहा है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन। और इसमें आप लोग देखिए H2S से क्या बन रहा है, S, तो हाइड्रोजन एटम डिलीट हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। या हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आपकी कंबंशन रिएक्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बर्न कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर हम लोग क्यों जो है सिल्वर को डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड को बेटा हम लोग इसलिए जो है डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये डिकम्पोज करके सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर लेता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी हमारे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर बताना है किस टाइप की हमारी रिएक्शन है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा रिएक्टेंट साइड 1 मैग्नीशियम का एटम, प्रोडक्ट साइड भी 1 मैग्नीशियम का एटम। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम। तो देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस है कि नहीं है। तो बेटा आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, दैट इज Mg जब हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट किया
तो इसने MgCl2 की फॉर्मेशन करी। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। साथ ही साथ आप लोग बेटा ये भी देख पा रहे हो कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अब दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इतने क्वेश्चंस करा दिया हूँ इस चैप्टर के कि आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए कुछ भी। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए HgO को जो हम लोग डिकम्पोज करते हैं बेटा, तो ये Hg और O2 की फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ही हमने इसको डिकम्पोज किया तो देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक किया, तो कौन सा रिएक्शन बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी? हीट प्रोवाइड करी, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आप लोगों से अगर बैलेंसिंग की बात करी जाए बेटा, तो इसमें कुछ है ही नहीं बैलेंसिंग में भाई। रिएक्टेंट साइड एक Hg का एटम मरकरी का, प्रोडक्ट साइड भी एक मरकरी का एटम, प्रोडक्ट साइड दो ऑक्सीजन के एटम, रिएक्टेंट साइड एक। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी का ऑक्साइड व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स 2 एटम्स ऑफ मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो सोडियम बेटा जब हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फाइड बना रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक सोडियम का एटम है, प्रोडक्ट साइड 2 सोडियम के एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं? तो हमारी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी कि 2 एटम्स ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद सल्फर इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड। तो देखिए अगर आप लोगों ने रिएक्शन पे गौर किया होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है फोर्थ पार्ट को देखते हैं बेटा। तो देखिए TiCl4 जब हमारा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Ti की फॉर्मेशन करेगा प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास Ti का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास Ti का एक एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा मैग्नीशियम का भी एक एटम है हमारे पास और प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का एटम है। क्लोरीन को अगर हम लोग देखें बेटा तो रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 4 एटम है और प्रोडक्ट साइड 2 ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के बेटा अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम हो गए। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? तो देखिए TiCl4 जब हमारा 2 एटम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Ti प्लस MgCl2 की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने Ti को क्या कर दिया बेटा? TiCl4 की सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और MgCl2 बना लिया। तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा बेटा जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम लोग जो है बेटा एक लास्ट पार्ट को देखते हैं। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CaSiO3 बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग बताइए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? जहाँ तक बेटा मैं देख पा रहा हूँ ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जब हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CaSiO3 बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा आपका? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बेटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया डायरेक्टली कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप लोग इसको चेक कर लेना। ओके, एफ पार्ट को देखते हैं। तो देखिए बेटा H2O2 जब आपका अल्ट्रा वायलेट रेस के कांटेक्ट में आता है तो ये H2O बनाता है प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन के एटम, प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन के एटम। रिएक्टेंट साइड बेटा 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड बेटा 3 ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो कितने हो गए? ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए और हाइड्रोजन के भी 4 एटम हो गए प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 in liquid form when comes in contact with UV rays it forms 2 molecules of H2O जो कि बेटा हमारा लिक्विड वाटर होगा प्लस ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोगों ने UV रेस की बात करी इसका मतलब कौन सा डिकम्पोजिशन बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था
या तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सनलाइट लिखा होगा और या फिर यहाँ पे HNU लिखा होगा। तो HNU बेटा या फिर आपका UV लिखा होगा। तो ये आपका क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X accompanied by the emission of light. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. Write the chemical formula of X and Y. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन हम लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमको ये बता दो बेटा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो X कंपाउंड का नाम क्या होगा, और जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Y कंपाउंड का नाम क्या होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ X एंड Y। तो देखिए मैग्नीशियम बेटा जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, दैट इज MgO। यही मैग्नीशियम बेटा जब आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला हमारा क्या होगा बेटा, Mg3N2। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं बेटा, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। देखो बेटा X हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हमको क्या करना है बेटा, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक मैग्नीशियम का एटम, प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का एटम। रिएक्टेंट साइड बेटा 2 ऑक्सीजन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम, और प्रोडक्ट साइड भी बेटा हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो देखिए इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है बेटा, तो दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप बेटा आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेड कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है बेटा, 999 रुपीज़ में बेटा पूरी साइंस और पूरी मैथ आपको इस साल में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 37। तो जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर एज कॉपर डज नॉट। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिंक जब भी हमारा जो है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जब कॉपर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिंक जो होता है बेटा आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। लेकिन क्योंकि बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि जिंक जो होता है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। सो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइल कॉपर इज लेस रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, सो इट इज अनेबल टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 38। A silver article generally turns black when kept in the open for a few days. The article when removed with toothpaste again starts shining. ठीक है, तो बेटा एक सिल्वर का आर्टिकल था जिसको हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस आर्टिकल के ऊपर जो है टूथपेस्ट को रब किया, ये अगेन चमकने लगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। तो बेटा ऐसा क्यों होता है जब हम लोग सिल्वर को हवा में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो है चांदी के जो ज्वेलरी पहनती हैं वो काली कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, तो बेटा ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सिल्वर जो है बेटा हमारा ये एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। इस वजह से जो भी आपके सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं बेटा ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिल्वर बेटा जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है बेटा, ये आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ये आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है।
तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है बेटा ये आपका ब्लैक कलर का होता है। अब क्या बोल रहा है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव्स इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो बेटा हम लोगों ने अभी देख लिया कि आपका ब्लैक सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज Ag2S। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इसका आंसर भी समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक की सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ बेटा खूब चैनल को शेयर करो। आप लोग बेटा पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ओनली बेटा 6% स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है बेटा रेड बटन पे जा करके ज़रा उस पर थोड़ा सा प्यार शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को बेटा नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जा कर के जो है नोट्स को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बेटा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हर जगह आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।